और हमारे मेन कैरेक्टर के बैठते ही आर्च बिशप उसे कहते हैं, तो चलो हम पहले पैसे की बात कर लेते हैं, और मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि वो ब्लू टावर और फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले मुझसे दवाई के लिए 2 मिलियन लेने वाले थे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो ठीक है, अगर वो 2 मिलियन ले रहे हैं तो हम 5 मिलियन लेंगे। जिसे सुनकर आर्च बिशप शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो? और तभी हमारा सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है और हमें व्हाइट टावर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एल्डर फिडेलिना जोर से चिल्लाती है, क्या? और चेक को पढ़ते हुए कहने लगती है, 10,000? नहीं, 1 लाख? नहीं, 10 लाख? नहीं, 1 करोड़? ये तो सच में 1 करोड़ बेल्स हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर इसे देखकर खुश होने लगता है और एल्डर फिडेलिना और एल्डर मैक्सिमम हमारे मेन कैरेक्टर को शाबाशी देने लगते हैं। और एल्डर फिडेलिना कहती है कि मुझे तो पता ही था तुम कर सकते हो। फिर हमें वाइस मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मैं तो खुद शॉक हूं कि तुमने इतना सारा पैसा आर्च बिशप से लिया कैसे। और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि इसके अंदर एडिशनल फीस भी जुड़ी हुई है। जिसे सुनकर वाइस मास्टर पूछते हैं कि एडिशनल फीस किस चीज़ की, और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि प्रमोशन की। जिसे सुनकर वाइस मास्टर को कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मैंने आर्च बिशप से बात करके ये कहा कि हमारा व्हाइट टावर ये कहेगा कि आर्च बिशप को कैडेना फ्लू के आने की पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने हमारे व्हाइट टावर को जल्द से जल्द दवाई बनाने के लिए कहा, जिसके कारण से लाखों लोगों की जान बच पाई। और मेरी ये बात सुनकर आर्च बिशप बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हें तो कार्डिनल बनना है और उन्हें मेरा ये सौदा इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे 10 मिलियन का चेक दे दिया, जिसके बदले में हमें केवल एक बार और दवाई भेजनी है। जिसे सुनकर वाइस मास्टर बहुत खुश हो जाते हैं और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तुम्हें तो सज़ा के रूप में तुम्हारे उधार लिए गए पैसे का 3 गुना रुपया चुकाना था, पर तुम तो उसके 400 गुना पैसे लेके आ चुके हो। फिर वो फिडेलिना से पूछते हैं, तो क्या हम हमारे मेन कैरेक्टर की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं? और फिडेलिना कहती है, क्यों नहीं मास्टर। फिर वाइस मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि ऑस्कर, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम बस केवल इशारा कर देना। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हमें जितने हो सके लेवल 4 तक के मेजेस को जमा करना है। और वाइस मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि ठीक है, हम जितने हो सकते हैं उतने लेवल 4 या उससे ज़्यादा के मेजेस को जमा करते हैं, और तुम्हें जो भी चाहिए उन्हें सिलेक्ट कर लेना। फिर वाइस मास्टर एल्डर फिडेलिना से कहते हैं कि जाओ और नोटिस बोर्ड पर यह लिख दो कि हम लेवल 4 या उससे ज़्यादा के मेजेस को रिक्रूट करना चाहते हैं। फिर एल्डर फिडेलिना पूछती है, बस इतना ही या और कुछ भी? और वाइस मास्टर बताते हैं कि उसके नीचे ये भी लिख देना कि जो भी सिलेक्ट होगा उसे रोज़ाना खाना और सैलरी दी जाएगी। और धीरे धीरे ये सारी बातें पूरे व्हाइट टावर में फैल जाती है और सारे बच्चे बातें करने लगते हैं कि तुम्हें पता है वो हमें खाना देंगे, जिसमें कई अच्छी अच्छी डिशेस भी होंगी। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखकर कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे व्हाइट टावर में भी इतने बच्चे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो ठीक है, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। पर कोई भी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर ध्यान नहीं देता है और सभी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर चुटकी बजाता है और साउंड बाइंड मैजिक का यूज़ करता है, जिससे सभी के कानों में दर्द होने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने आज आप सभी को कैडेना फ्लू की दवाई बनाने में मदद करने के लिए बुलाया है, जिसे देखकर बच्चे बातें बनाने लगते हैं और कहते हैं, क्या इसने सच में हमें बुलाया है? और क्या ये हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा है? और बच्चों को इस तरह बातें करता देख हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और फिर वो फ्रैंक से पूछता है, क्या ये सभी मुझसे नफरत करते हैं? और फ्रैंक कहता है, ऑफ कोर्स। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, पर क्यों? और फ्रैंक बताता है, तुम खुद ही सोचो, तुमने पोशन बनाने के चक्कर में टावर के कितने पैसे उड़ा दिए, और ना जाने तुमने कितने पैसों का तो खाना और दारू पी है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, क्या मैं इतना बुरा था? और तभी उन बच्चों में से एक बच्चा आगे आता है और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि हमारे टावर के तो सभी पोशंस और दवाई के फॉर्मूले जल चुके थे, तो तुम अब पोशन और दवाई कैसे बना रहे हो? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने उन सभी फॉर्मूलों को वापस से रिस्टोर कर लिया है। और ये सब बातें सुनकर वो सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं। तभी वो पीले बाल वाला बच्चा वापस से पूछता है, जो तुमने दवाई बनाई है वो सच में काम भी करती है? और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि बिल्कुल, उसी दवाई के कारण हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। जिसे सुनकर वो पीले बाल वाला बच्चा कहता है कि तब तो ये बहुत खुशी की बात है, पर अगर हम में से किसी ने दवाई का फॉर्मूला लीक कर दिया तो जो भी तुम हमें खाना और सैलरी देने वाले हो वो तो कोई काम का भी नहीं होगा। क्या अब भी तुम हमें इतनी कीमती चीज़ बताओगे? फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो ठीक है, चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं। तुम मुझे ये बताओ कि तुम सभी बच्चे अभी तक व्हाइट टावर में ही क्यों हो? जिसे सुनकर उस पीले बाल वाले बच्चे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, क्या अब तू हमसे इस तरीके से बात करेगा? हमें तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। और वो वहाँ से जाते हुए सभी लोगों से कहता है, चलो साथियों, इस घमंडी लड़के से बात करने का कोई भी फायदा नहीं है।
पर जैसे ही वो मुड़कर जाने लगता है तो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से कहता है, मुझे पता है तुम सभी ने व्हाइट टावर के लिए अपना बहुत बड़ा सैक्रिफाइस दिया है। और ये सब सुनकर वो पीले बाल वाला लड़का पीछे मुड़कर हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लेवल 5 में जरेना, उम्र 25 साल, जिसे रेड टावर से बहुत सारे ऑफर आए उसकी यूनिक मैजिक और लीडरशिप के टैलेंट के कारण, पर उसने रेड टावर के 7 ऑफर्स को ठुकरा दिया व्हाइट टावर के लिए। फिर वो और भी बच्चों के नाम लेने लगता है। लेवल 5 मेज हैकड्रैन, उम्र 26 साल, जिसे इंपीरियल ऑफिस से ऑफर आया था पर उसने ठुकरा दिया। लेवल 5 मेज डेकार्ड लाइन, उम्र 26 साल, जिसे इंपीरियल एकेडमी से ऑफर आया था टीचर बनने के लिए पर उसने भी ठुकरा दिया। लेवल 4 मेज सेपियाज, उम्र 23 साल, जिसे येलो टावर से उसकी यूनिक एल्केमी स्किल के लिए ऑफर आया था पर उसने ठुकरा दिया। और ऐसे ना जाने कितने बच्चे हैं जिन्होंने केवल व्हाइट टावर के लिए दूसरे के ऑफर्स को ठुकरा दिया। और अगर मुझे ऐसे ऑफर्स मिले होते तो क्या पता मैं इस व्हाइट टावर को छोड़ चुका होता। और ये सब सुनकर वो पीले बाल वाला बच्चा पूछता है, क्या एल्डर्स को ये पता है कि हमें ये सब ऑफर मिले हैं? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, एल्डर्स को सब कुछ पता है, पर वो ये दिखाना नहीं चाहते कि उन्हें ये सब कुछ पता है, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। जब व्हाइट टावर अपने इतिहास की सबसे कड़क ठंड को सहन कर रहा था तब तुम किसी दूसरी गर्म जगह भी जा सकते थे, पर तुम लोगों ने व्हाइट टावर के साथ रहकर उस कड़क ठंड को सहन किया। अगर मैं तुम्ही लोगों पर विश्वास नहीं करूंगा तो फिर मैं किस पर विश्वास करूंगा? फिर हमारा मेन कैरेक्टर रोने का नाटक करते हुए कहता है, तो ठीक है, अगर तुम हमारी मदद नहीं करना चाहते तो मत करो, हम 2 कमजोर मेज ही सारी मेहनत कर लेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक बॉक्स में से ग्लासेस उठाते हुए कहता है, चलो फ्रैंक, हम दोनों को ही ये काम करना होगा। और ये सब चीजें वो पीले बाल वाला लड़का भी देख रहा होता है और अगले सीन में वो भी ग्लासेस उठा लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, तो बताओ हमें क्या करना है? और वो ग्रीन बाल वाला लड़का कहता है, चलो चलो, हमें भी तुम्हारी मदद करने दो, तुम अकेले ये सब नहीं कर पाओगे। और वो येलो बॉल वाली लड़की भी कहती है कि चलो चलो सभी तैयार हो जाओ, हमें बहुत सारा काम करना है। ये सब देख के तो फ्रैंक भी शॉक हो जाता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ऑस्कर, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये सपना नहीं, हकीकत है। जिसके बाद वो सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि इतने लोगों के काम करने के बाद वैक्सीन बनाने का काम 140% की स्पीड से बढ़ जाता है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर गार्डन में घूम रहा होता है, जहां पर उसे फूलों से बनी बहुत ही सुंदर रंगोली दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहता है कि आखिरकार ओल्डा वॉल्टर हमारे टावर को छोड़कर नहीं गए। और वो बहुत खुश होते हुए वहां पर चेयर लगाकर अखबार पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि विंड सिटी में अब कैटरीना फ्लू का असर धीरे धीरे कम होने लगा है और ये सभी व्हाइट टावर की बनाई गई दवाई के कारण हो रहा है। और इस कारण ही ऑस्कर क्रूशियन को इस साल के पीस प्राइज के लिए भी चुना गया है। और व्हाइट टावर वाले लोगों ने कहा है कि ये सभी तो धरती माता की कृपा और आर्क बिशप बेंडलविन के सपोर्ट से हुआ है, जिस कारण से आर्क बिशप बेंडलविन की पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और आने वाले दिनों में वो कार्डिनल भी बन सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब पढ़ ही रहा होता है, तभी फ्रैंक वहां पर चिल्लाते हुए आता है, ऑस्कर ऑस्कर। और वो बताता है कि हमें दवाई के लिए बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिले हैं, जिसमें हमें नॉर्दर्न सिटीज और इंपीरियल पैलेस से भी ऑर्डर मिले हैं, और अगर हमने इतनी दवाइयां भेजी तो हमें 10 मिलियन बेल्स का फायदा होगा। और ये सब कहते हुए वो बहुत खुश हो रहा होता है। फिर वो कहता है, पर हमारी खुशी अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है, क्योंकि अगर एक बंदे ने एक बार दवाई खरीद ली तो वो वापस से दवाई नहीं खरीदेगा, और क्या पता कि अगली बार कैटरीना फ्लू कब आए। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैंने हीलिंग पोशंस बनाने का तरीका खोज लिया है। जिससे सुनकर फ्रैंक बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुमने केवल कैटरीना फ्लू की दवाई कहीं नहीं, बल्कि पोशंस बनाने का तरीका भी खोज लिया है। कहीं ये लेजेंडरी टीयर ऑफ स्टार पोशन तो नहीं? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, हम पहले केवल लो और मिड ग्रेड के पोशंस ही बेचेंगे, क्योंकि उसे बनाना अभी हमारे बस की बात नहीं है। और फिर हमें लेजेंडरी टीयर ऑफ स्टार पोशन के बारे में बताया जाता है, जो कि व्हाइट टावर का सबसे फेमस पोशन हुआ करता था। इस पोशन के बारे में ये भी कहा जाता था कि ये मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकता था, और अगर हमने ये पोशन अभी बना दिया तो हमारे टावर पर बहुत बड़ी तबाही भी आ सकती है। और अभी तो हम इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि हमारे ऊपर आर्च बिशप बेल्डविन का हाथ है, पर आगे हमें हमारे टावर को बचाने के लिए ताकतवर बनना पड़ेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक से कहता है, तो चलो पोशन बनाने में आने वाली जड़ी बूटियों को लेने चलते हैं। फ्रैंक थोड़ा उदास होते हुए कहता है, क्या यार, हम कोई और काम नहीं कर सकते हैं? फिर हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक को जड़ी बूटियों के नाम बताता है, रेंटा स्लीव्स, पाइथन, स्टीम और भी बहुत सारी, जिसे सुनकर फ्रैंक कहता है कि और सभी जड़ी बूटियां तो मिल जाएंगी, पर इन 2 जड़ी बूटियों को ढूंढना मुश्किल है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये दोनों जड़ी बूटियां तो सीरीन में बहुत होती है। और फ्रैंक शॉक होते हुए कहता है, सीरीन में बहुत होती है? अरे तुम कौन से जन्म की बात कर रहे हो? ये सब पुरानी बातें हैं, जब सीरीन में ये सब जड़ी बूटियां हुआ करती थीं। जिसे सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता है, और तभी हमारा सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर और फ्रैंक को दिखाया जाता है, जो कि एक चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं,
जिसे चढ़ते हुए फ्रैंक बहुत थक गया होता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था कि यहाँ पर वो जड़ी बूटियां नहीं उगती है, इसीलिए तू मुझे यहाँ पर लेके आ गया। और तो और वो साला कैरेज वाला वो भी हमें ऊपर नहीं लेके आया, उसने भी हमें पैदल जाने को कहा। और हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक से कहता है, अरे यार चिंता क्यों करता है, हम लगभग 10 माइल्स तो चल ही चुके हैं, अब हमें केवल थोड़ा ही दूर तो जाना है। जिसे सुनकर फ्रैंक कहता है, माइल्स? अभी तक तू माइल्स का यूज कर रहा है? ये तो 18 साल पहले चला करता था। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए कहता है, अब तुम दूरी नापने के लिए माइल्स का यूज नहीं करते? और फ्रैंक कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें पता नहीं कि आजकल हम माइल्स का नहीं बल्कि मेट्रिक का यूज करते हैं, और वजन नापने के लिए भी हम आजकल पाउंड का नहीं बल्कि ग्राम का यूज करते हैं। और ये सब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूरा शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे जाने के बाद इस दुनिया में क्या क्या बदल गया है। और वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, मुझे ऑस्कर क्रूशियन की याददाश्त दे दो, जिस कारण मुझे इस दुनिया के बारे में अच्छे से पता चल सके। और तभी फ्रैंक कहता है कि मुझे वहां पर एक घर दिखाई दे रहा है, और अगले ही सीन में वो दोनों उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फ्रैंक घर का गेट बजाकर कहता है, क्या घर में कोई है? जिसे सुनकर एक बूढ़ा सा आदमी आता है और वो कहता है, क्या तुम आ गए? और फ्रैंक कहता है कि हाँ, हमें आने में देर इसलिए हो गई क्योंकि कैरेज वाले ने हमें नीचे ही छोड़ दिया था। और तभी हमें उनके पीछे गाड़ियां आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब ये कौन है? तभी वो सारी गाड़ियां आकर उस बूढ़े आदमी के घर के सामने रुक जाती है और गाड़ी में से एक वाइट कपड़े पहना बहुत अमीर सा आदमी कहता है, ओए बुढ़े, आज तो मुझे अपनी जमीन बेचेगा ही नहीं। में हमें उसी बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर से बाहर आ जाता है। फिर वो बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता ये जमीन अब तुम्हें बेच देनी चाहिए? और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूं, अब तुम मुझे चाहे सोने का महल भी बना के दे दो, फिर भी मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि ये बातें पीछे खड़े होकर हमारे मेन कैरेक्टर और फ्रैंक भी सुन रहे होते हैं, जहां पर फ्रैंक हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम्हें कुछ पता है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं यार, मुझे भी कुछ नहीं पता है। फिर वो बिजनेसमैन कहता है कि अबे बुढ़े, तू जब भी मुझे ये जमीन खरीदने से मना करता है ना, मुझे तुझ पर बहुत दया आती है, क्योंकि तुम मर भी जाएगा ना तो भी यहाँ पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। और फिर हमें उस बिजनेसमैन का नाम पता चलता है जो कि होता है ड्वार्फ पेवल। और उस बिजनेसमैन की ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें मुझे सलाह नहीं देनी चाहिए कि लोगों को मुझसे फर्क पड़ता है कि नहीं, क्योंकि मुझसे तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है। फिर हमें उस बूढ़े आदमी के बारे में बताया जाता है जो कि यहाँ पर रहकर जड़ी बूटियों को कलेक्ट करता है, और इसका नाम है इवान। जिसे सुनकर वो बिजनेसमैन कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, क्योंकि अगर तुम आज ये जमीन बेच देते हो तो तुम अपने आगे की जिंदगी बड़े ही ऐशो आराम से काटोगे, क्योंकि अगर एक बार आसपास फैक्ट्रीज बन गई तो तुम्हारी जमीन की कीमत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जिसे सुनकर वो बूढ़ा आदमी ईमान कहता है, जब तक मैं यहाँ पर हूं ना, तब तक तू यहाँ पर फैक्ट्री नहीं बना सकता है। और इस बात को सुनकर उस बिजनेसमैन को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और अपने साथियों से कहता है, जल्दी से गाड़ी निकालो। फिर तभी वो गाड़ी के अंदर बैठ ही रहा होता है, तभी वो रुक जाता है और कहता है, ओह हाँ, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मेरी कई गाड़ियों ने तुम्हारी जड़ी बूटियों को खराब कर दिया था, तो ये लो उनकी भरपाई के लिए कुछ पैसे। और ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ से एक पैसों की गड्डी नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वो बिजनेसमैन और उसके सभी गार्ड्स उसके साथ चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें उसी बिजनेसमैन को फिर से दिखाया जाता है, जो कि अपनी गाड़ी में अपने एक साथी से पूछता है, अरे वो बूढ़े आदमी के पास 2 वाइट कपड़े पहने जो बच्चे थे वो वाइट टावर से ही थे ना, पर वो साले भिखारी यहाँ पर क्या कर रहे थे? जिसे सुनकर उस अमीर आदमी का साथी कहता है कि शायद वो यहाँ पर जड़ी बूटियां लेने आए होंगे, क्योंकि इन्होंने हाल ही में वैक्सीन बेच के बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं। और इस बात को सुनकर वो बिजनेसमैन थोड़ा शॉक होते हुए कहता है, वैक्सीन और पैसे, उन्होंने ऐसा क्या बना दिया? और उसका साथी उसे अखबार देते हुए कहता है, आप खुद ही देख लीजिए। जिसे लेकर वो बिजनेसमैन पढ़ने लगता है, और उसे पढ़ने के बाद वो बिजनेसमैन उसी अखबार से अपने साथी को मारता है और कहता है कि ये बात अब तुम मुझे बता रहे हो। फिर वो बिजनेसमैन बैठा बैठा सोचने लगता है कि अगर उस बुढ़े आदमी ने उन वाइट टावर वाले मेजर्स को अपनी सुरक्षा करने के लिए बुलाया होगा तो वो कई साल और मुझे जमीन बेचने से मना करता रहेगा। नहीं, अगर ऐसा हो गया तब तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी भी बहुत ही मुश्किल से अपनी लोन लिए गए पैसों का ब्याज चुका पा रहा हूं। जिस बात को सोच कर वो बिजनेसमैन घबराने लगता है। फिर वो अपने साथी से कहता है, ओए, तुझे उन मर्चेंट्रीज के बारे में पता है जिन्होंने हमसे पहले कांटेक्ट किया था, क्योंकि अब मुझे उन्हें एक काम देना है। जिसे सुनकर उसका साथी कहता है कि आपको उनसे क्या काम है? और इस बात को सुनकर वो बिजनेसमैन उसी आदमी के फिर से अखबार से मारते हुए कहता है कि तू मेरे साथ रहकर इतना पागल कैसे हो सकता है? ये बात तो एकदम सिंपल है कि मैं अब उस बुढ़े आदमी को मरवाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो एक बार बुढ़ा मर गया तो जमीन का कोई भी मालिक नहीं रहेगा, जिसके बाद हम उस जमीन को ऑक्शन से खरीद लेंगे।
फिर उसका साथी कहता है कि सर, अगर वो व्हाइट टावर वाले मेजेस आज रात वहीं पर जड़ी बूटियां लेने के लिए रुक गए तो? और वो बिजनेसमैन कहता है कि तो क्या, उन्हें भी मार देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे रास्ते में कोई भी आए। और इस बात को सुनकर उसका साथी कहता है, पर सर, अगर व्हाइट टावर वाले लोगों को इस बात का पता चल गया तो हमारी खटिया खड़ी कर देंगे। जिस बात को सुनकर वो बिजनेसमैन कहता है कि अरे छोड़, कुछ नहीं होगा। वो 4 मेन मैजिक टावर वाली बात केवल इतिहास के पन्नों में ही लिखी गई है, असल जिंदगी में उसका कोई भी मतलब नहीं है। और व्हाइट टावर तो सबसे कमजोर टावर है, तो हमारा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर और फ्रैंक को दिखाया जाता है, जहां पर फ्रैंक कहता है कि यार वो बूढ़ा आदमी वान तो बहुत ही अच्छा आदमी है, क्योंकि एक तो उसने हमें खाने खिलाया और रात में रुकने को जगह दी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो बूढ़ा आदमी इवान हमारे मेन कैरेक्टर और फ्रैंक से कह रहा होता है कि अब बहुत लेट हो चुकी है, तो यहाँ से नीचे जाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, तो क्यों ना तुम रात को यहीं पर रुक जाओ। जिस बात को सुनकर फ्रैंक कहता है, क्या सच में हम रात को यहाँ पर रुक सकते हैं? और इवान कहता है कि हाँ बिल्कुल, जब बात व्हाइट टावर की आती है तो मेरी एक ड्यूटी बन जाती है कि मैं उनकी मदद करूं। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोचने लगता है, पर तभी फ्रैंक बोल पड़ता है कि वो लोग जो आपके पास आए थे वो लोग कौन थे? जिस बात को सुनकर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि अच्छा, वो एक बहुत ही घटिया बिजनेसमैन डॉन पवेल था, जो कि अपना मकसद पूरा करने के लिए लोगों को डराना, धमकाना, किडनैप करना, यहाँ तक कि मरवा भी सकता है। और मेरी उससे मुलाकात लगभग 3 साल पहले हुई, जब वो यहाँ पर आकर हमारे आसपास की सभी जमीनों को खरीदने लग गया था। और उसके खौफ से कई जड़ी बूटियां उगाने वाले लोग अपनी जमीन बेचकर सीरीन चले गए, और जिन्होंने भी उसे जमीन बेचने से मना किया वो लोग लापता हो गए और आज तक नहीं मिले। जिस बात को सुनकर फ्रैंक शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि वो यहाँ पर करने क्या चाहता है। और वो बूढ़ा आदमी बताता है कि वो इस जमीन पर कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनाना चाहता है। और इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर इवान से पूछता है, तो सर आप अभी तक उसके सामने कैसे टिके हुए हैं? जिसके जवाब में वो बूढ़ा आदमी इवान कहता है कि वो मुझे छू भी नहीं सकता है, क्योंकि इसमें उसका ही घाटा होगा, क्योंकि मैं एक नेशनल हर्बल कल्टीवेशन मास्टर हूँ। जिस बात को सुनकर फ्रैंक कहता है, ओह, आपको इंपीरियल फैमिली प्रोटेक्ट कर रही है। और वो बूढ़ा आदमी इवान कहता है, हाँ, तभी मैं आज तक टिका हुआ हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर आप इस जमीन को बेच देते हैं तो आपको इससे बहुत फायदा होगा, फिर भी आप इस जमीन को बेचते क्यों नहीं है? जिस बात को सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये तो बहुत ही जाहिर सी बात है, मैं इस जमीन से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैंने इस जमीन पर ही जन्म लिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस भी इस जमीन पर ही लूं, क्योंकि ये जमीन ही मेरा अकेला घर है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, सच में वो बूढ़ा आदमी बहुत ही अच्छा है। और फ्रैंक भी उसकी बात से एग्री करते हुए मुस्कुरा रहा होता है। फिर फ्रैंक आसमान में तारों को देखते हुए कहता है कि ये तारे कितने सुंदर चमकते हैं ना, मुझे तो इन तारों को देखकर जेलसी फील होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, जेलसी पर क्यों? फिर फ्रैंक बताता है कि मैं तारा नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी भी तारे जैसी चमके। छोड़ो इस बात को, वैसे भी तुम्हारे जैसा जीनियस मेरी बातों को नहीं समझ पाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हारा मैजिक भी बहुत अमेजिंग है। और फ्रैंक कहता है कि हाँ ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फ्रैंक, तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो इसीलिए मैं सच में कह रहा हूँ कि तुम्हारा मैजिक बहुत अमेजिंग है। और ये बात सुनकर हमारा फ्रैंक लड़कियों की तरह शर्माने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी आसमान में तारों को देखते हुए कहने लगता है कि पहले तुम सीरियन में बैठकर आसानी से तारों को बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते थे, पर आजकल जो रोड्स पे लाइट जलती हैं उस कारण हम तारों की असली चमचमाहट को देख ही नहीं पाते हैं। जिसे सुनकर फ्रैंक कहता है, यार तू भी कौन से पुराने जमाने की बात कर रहा है, और ये सब छोड़, तू ये बता कि सीरियन हर्ब इंडस्ट्री का क्या हुआ, क्या वो सच में वापस लगेगी? और गाइज, यहाँ पर हर्ब का मतलब है जड़ी बूटियां। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, हर्ब इंडस्ट्री को लगाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, तो चलो मैं कल एल्डर इवान से इस सिलसिले में बात करूंगा। पर तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ सेंस होता है, जिससे वो थोड़ा शॉक हो जाता है और अपने चारों ओर देखने लगता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसे चौंकता हुआ देखकर फ्रैंक पूछता है, क्या वो कोई भूत देख लिया गया? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, भूत नहीं आदमी, वो भी 4-4। जिसे सुनकर फ्रैंक कहता है कि मुझे तो ना ही कोई आदमी दिखाई दिया और ना ही महसूस हुआ। और हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि कोई भी उन्हें अपने सिंपल मानो डिटेक्शन से डिटेक्ट नहीं कर सकता है, और लगता है वो कोई अच्छे इरादे से यहाँ पर नहीं आए हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक से कहता है, तो चलो अब खड़े हो जाओ, क्योंकि अब हमें हमारे बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत जो करना है।